सर, एक चीज़, अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास चैटबॉट्स पे, शायद बहुत लोगों के सवाल भी हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है मुझे लगता ले पाना, क्योंकि हमें लगता है लगभग 30 क्वेश्चंस के आस-पास आए हैं, अच्छा। राइट? तो पर्सनली मेरे पास आए हैं, मेन हाँ। मेन पे नहीं आए हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि सभी के सवाल हैं तो एक जनरल थोड़ा-सा बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने कवर किया हुआ है हुँ, कि कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है। हुँ, लेकिन जब भी आदमी को पहली बार एमवे सुनाई देता है, हुँ। ठीक है? चाहे पहले सुनाई दिया, चाहे बाद में सुनाई दिया, या आज सुनाई दिया, तो उनको लगता है कि एमवे के प्रोडक्ट अच्छे तो हैं, लेकिन थोड़ा महँगे हैं, नहीं तो या हमारे बजट के बाहर हैं। तो उसमें कैसे, मतलब क्या चीज़ें हैं? सच्चाई क्या है इसकी? बिल्कुल। थैंक यू पवन, मेरे ख्याल से आपने जो बात कही वो एकदम सच है। एम्वे के प्रोडक्ट्स महँगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सामने वाला कह रहा है, क्योंकि भई हमने भी जब पहली बार एम्वे का सामान इस्तेमाल किया, तो जो मैं पेस्ट पहले इस्तेमाल करता था वो ₹100 का आता था और एम्वे में आए तो ₹250 का आता था। तो मैं सिर्फ़ एक ही बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी कई बार बड़ी सफलताएँ हासिल करी, आज भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाता हूँ। चारू आपने देखा, वो भी लक्ष्मी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। तो हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारे माथे पे कहीं बेवकूफ़ लिखा है क्या? क्या हम ऐसे लोग दिखते हैं कि जो ₹100 के पेस्ट के बदले में ₹250 का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और कॉलर ऊँचा करके कहेंगे कि हम तो देखिए कितने समझदार हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, अगर ऐसा होता कि सामान सच में खराब है या महँगे हैं, तो हम क्यों बार-बार यूज़ करते? मैं सिर्फ़ एक बार और एक चीज़ और सोच के देखिए। मैंने आपको कंपैरिज़न दिखाया कि कंपैरिज़न जो मैंने आपको बताया कि एक जगह प्रोडक्ट का कीमत सस्ता दिखा रहा था, लेकिन एक प्याला लगता था। डिटर्जेंट एक प्याला डालते हैं, तब जाके आपका वॉशिंग कर पाता है और एम्वे का प्रोडक्ट लेते हैं, वो महँगा दिखता है क्योंकि कॉन्सन्ट्रेटेड है। उसको एक ढक्कन डालते हैं, आधा ढक्कन डालते हैं, तो आपका कपड़ा धुल जाता है। तो जब आप अपना इसको बजट देखते हैं ना लंबे समय में, तो पता लगता है कि आपको 6 महीने में शायद 6 बार आपको डिटर्जेंट खरीदना पड़ा मार्केट वाला और 6 महीने में 1 बार खरीदना पड़ा एम्वे वाला और आपका ओवरऑल बजट कम हो गया। जहाँ तक कि मैं एक बात और कहूँगा पवन, यहाँ सब लोग फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि ₹150 महीना का रिचार्ज कराएँगे आप या ₹500 में 6 महीने का रिचार्ज होता है, तो आप कौन-सा रिचार्ज लेना चाहेंगे? अगर जीवन में एक बार रिचार्ज कराना है तो ₹150 वाला ठीक है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि फ़ोन तो मेरा जीवन भर इस्तेमाल होना है, बार-बार रिचार्ज होगा ही होगा, तो क्यों ना एक बार ₹500 का रिचार्ज करा के 6 महीने की छुट्टी हो जाए और सस्ता भी पड़ता है ये तो। देते वक़्त ही तो महँगा लगा कि यहाँ 150 का हो रहा था, यहाँ 500 का हो रहा है, तो ये हमको सोचना है, ठीक? तो ये तो महँगे-सस्ते की बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस्तेमाल करिए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, बात तो सही है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बिज़नेस में नहीं था, उससे पहले से मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरी मम्मी बड़ी फ़ैन है इस प्रोडक्ट्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन सा सवाल और भी लोगों के मन में आ रहा है कि हुँ, चलिए बिज़नेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, हम स्टार्ट भी कर दें, लेकिन जब हम 4 लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव पीपल होते हैं। हुँ, हुँ, लोग जिनको लगता है कि यार ये तो वही चीज़ें हैं, खुद से बताना स्टार्ट कर दिया और हुँ, वो लोग हमें अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हुँ। फिर लगता है छोड़ो कहाँ, लगता है गलत फँस रहे हैं हम भी। तो सर इस चीज़ को मतलब कैसे हम लोग जस्टिफ़ाई करें या मतलब हाँ, किसी को बहुत बताएँ? सरल सी बात है, आपने एकदम बताएँ। सही कहा पवन। ये होता है और ये कहीं पे भी होगा, इसी बिज़नेस में नहीं कहीं पे भी होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं भाई इसको लेके बड़ी नेगेटिविटी है ना? लोगों को लगता है कि इसमें फ्लॉप हो जाएँगे, इस तरह के काम में, क्योंकि कई बार कई कंपनियों ने चीट भी किया हुआ है कि कंपनियाँ आईं और बड़े-बड़े सपने दिखा के कंपनी गायब हो गई। तो किसी के पैसे फँस गए, किसी का नाम खराब हो गया, तो उनके पास वो पुराने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट में है नेगेटिविटी। अब बात आती है कि अच्छा हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर पीछे पड़ेंगे तो भागेगा। तो हमें पीछे नहीं पड़ना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ अपने गुरुजी से सीखी है, वो ये कहते हैं कि देखिए उत्तम जी, आप मान के चलिए कि हम लोग क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, ठीक है? तो हमें क्रिकेटर ढूँढना है। अगर किसी फुटबॉलर को जाके कहेंगे कि भाई आओ टीम में शामिल हो, खेलते हैं, तो वो मना कर देगा। ऐसा नहीं है कि उसको इस स्पोर्ट से कोई प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट टाइप का, वो फुटबॉलर ढूँढ रहा है, हम क्रिकेटर ढूँढ रहे हैं। या किसी कबड्डी वाले को जाके कहें कि आइए आपकी तो बहुत बढ़िया बॉडी है, आइए क्रिकेट खेलते हैं। अरे वो कबड्डी की टीम बनाना चाहता है, वो क्रिकेट की टीम नहीं बनाना चाहता।
तो हमें वो लोग ढूंढने हैं जो हमारी तरह अपने लाइफ में कोई ग्रोथ चाहते हैं और उस ग्रोथ के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। अगर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्हें ग्रोथ चाहिए। ठीक है, हमें वो इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ मना करके चला जा रहा है लेकिन वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको और किसी को, देखिए जाहिर सी बात है, आप, मैं कहता हूँ एमबीए बिजनेस छोड़िए, अगर आप एक रेस्टोरेंट भी खोलेंगे तो आप क्या अपने दोस्तों को बताएंगे नहीं कि भाई मैंने एक रेस्टोरेंट खोला? आप अपनी डीपी पे भी लगाएंगे, आप अपना उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ना। लेकिन अगर आप किसी के पीछे पड़ जाएं कि भाई मैंने रेस्टोरेंट खोला, आप अभी तक खाने नहीं आए, सुबह शाम दोपहर रात आप उसको कॉल करके बोलें आज तक आप खाने नहीं आए, तो अल्टीमेटली वो आपको ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके खाने के पीछे पड़ गए। अरे उसकी मर्जी है, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आपको लेकिन इन्फॉर्म सबको करना, क्योंकि कल को ये शिकायत ना हो कि अरे आपने रेस्टोरेंट खोला, हमें तो बताया नहीं, हमें तो बाहर खाना बहुत पसंद है, हम आप ही के आके खा लेते। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फॉर्म करना है, पीछे नहीं पड़ना है, इन्फॉर्म करना है। और यकीन मानिए, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर मैं ईमानदारी से ढूंढूंगा तो मैं एक ऐसा पिता ढूंढ लूंगा जो ये कहेगा कि मुझे बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, कोई तरीका हो तो बताइए। मैं एक ऐसा पति ढूंढ लूंगा जो ये कहेगा कि मुझे अपनी पत्नी को रानी की तरह रखना है, कोई तरीका हो तो बताइए। मैं एक ऐसा बेटा ढूंढ लूंगा जो कहेगा कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को बहुत खुश देखना चाहता हूँ, उनके लिए सेवा करना चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कमाने का तरीका हो तो बताइए। मुझे बस वो अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा क्या कहते हैं बेटा, अच्छा पार्टनर, अच्छा दोस्त, मुझे वही ढूंढना है। ठीक है, मुझे और लोगों से मतलब भी नहीं। नेक्स्ट। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। मतलब कि मुझे लग रहा है जिसका भी ये सवाल था उसे तो क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है। मतलब कि हमें, मतलब मैं समझ पाया कि शायद मुझे ओपिनियन पे नहीं जाना है, फैक्ट्स पर जाना है। राइट। ठीक है सर, एक सवाल और भी है कि जैसे हम सभी लोग, जैसे मैं भी था, आप भी थे, या जितने भी यहाँ पर लोग अवेलेबल हैं या जो इस बिजनेस में आते हैं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना 24 आवर्स मतलब शेड्यूल्ड किया हुआ है, सुबह से शाम तक का। तो उनका एक कंसर्न है कि भाई अभी ये लोगों ने बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो मतलब कि जिसके पास टाइम नहीं है उसको फिर कैसे, मतलब कि वो कैसे करेंगे जब टाइम ही नहीं उनके पास? तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है पवन। मैं, क्योंकि देखिए मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको फाइनेंस के नजरिए से एक बहुत बढ़िया आंसर देता हूँ कि फाइनेंस में कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पैसा और समय दोनों एक तरह से बिहेव करता है। अगर आप समय को, जैसे पैसा है, आपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, उस पैसे पे एक रिटर्न जनरेट होता है और आपको एक मैच्योरिटी मिलती है। सरल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, 100 रुपए है मेरे पास और मैंने एक बैंक में जमा किया, एफडी कर दी, जहां 6% का ब्याज आता है, तो 1 साल बाद मुझे 106 रुपए मिल जाएंगे। सीधी सी बात। अच्छा, अगर मैं आपको आके खबर देता हूँ कि भाई साहब एक बहुत बढ़िया स्कीम आरबीआई ने निकाली है और वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 10% का ब्याज देंगे अगर आप 3 साल के लिए हमारे पास पैसा लगाएंगे, सालाना 10%। ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति जो अभी 100 रुपए अपने 6% पे जमा किए हुए था, वो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से 100 निकालो और यहाँ पे 10% वाली जगह पे लगा दो, क्योंकि यहाँ रिटर्न ज्यादा है। तो जैसे आपके पास पैसे तो उतने ही थे, जमा करने के लिए तो 100 ही रुपया था, लेकिन 100 रुपए को 6% वाली जगह पे लगाना है या 100 रुपए को 10% वाली जगह पे लगाना है, ये चॉइस आपके पास है। सेम चीज पैसे के साथ, समय के साथ है। 24 घंटे आपके पास है, अब आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे आपने किसी एक्स काम में लगा रखे हैं, अब वहां से आपको जो रिटर्न आता है उसको चेक कर लीजिए और वही 2 घंटा खींच कर आप अगर इस बिजनेस में लगाते हैं और यहाँ से जो रिटर्न आता है उसको चेक कर लीजिए। अगर ये 10% वाला बिजनेस है तो इधर आ जाइए, और अगर वो 6% वाला था तो उसको छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात। तो समय सबके पास निश्चित है, आपको डिसाइड करना है कि आप समय हाई वैल्यू जगह पे लगा रहे हैं या समय लो वैल्यू जगह पे लगा रहे हैं। और मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पर मैंने कई बार देखा है पवन कि वो जो लोग कहते हैं ना समय नहीं है, वो कम से कम 6 घंटा फेसबुक पे निकाल देते हैं, वो सारे रील और फोटो और पता नहीं क्या क्या देखते देखते, क्योंकि समय तो उसमें खराब हो जा रहा है। वो जगह है कि 100 रुपए अभी जमा भी नहीं किया है ना, 100 रुपए
तो 10% पे लाना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो 100 रुपये अभी 6% पे भी नहीं लगाए और कह रहे हैं बाबा पैसे ही नहीं है। पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि 100 रुपये की तो आप बीड़ी पी जाते हैं। तो इसीलिए आपके पास समय होना चाहिए और समय ज्यादा वैल्यू वाली जगह पे लगाइए, सीधी सी बात है, समझदारी लग अपनाइए। थैंक यू। सर मतलब कि जो बात मैं समझ पाया शायद कि अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो लो वैल्यू ऑफ मनी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। क्योंकि बिल्कुल। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था ना, जब सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, तो मैं भी शायद बहुत बिजी था लिटरली। क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था और अपने जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेसेस भी रन कर रहा था, और पार्ट टाइम में मतलब कि क्योंकि एक फैकल्टी हूँ तो कुछ ट्यूशंस भी चढ़ाता था साथ में। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी, काफ़ी बिजी था मैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सही डिसीजन लिया मैंने। ठीक है। एक सवाल और भी है मेरे पास कि कुछ लोग पता अभी हमारे साथ में टोल अवेलेबल है, उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी डन इट, ठीक है, ये सब काम नहीं करता है। मतलब सिर्फ बातें हैं, ये काम नहीं करता है। सही कह रहे हैं। देखिए मैं कहूंगा कि मेरे पास भी ऐसा सबूत है कि ये बिजनेस मैंने देखा, लोगों ने किया और काम नहीं किया। मेरे घर में सबूत है। मैं जब आज से 20-22 साल पुरानी बात है, मैं पूना में जॉब करता था। उस समय मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी दोनों लोग केजीएमसी लखनऊ से पास आउट हैं, दोनों लोग डॉक्टर हैं और दोनों लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और दोनों लोगों ने बहुत सिंसियरली एमवे बिजनेस को करना शुरू किया। ठीक है। दोनों क्वालिफाइड डॉक्टर और दोनों पोस्ट ग्रेजुएट, तो दोनों क्वालिफाइड डॉक्टर, दोनों अच्छे से 2 से 3 साल बड़े शिद्दत के साथ उन्होंने इस बिजनेस को किया। हमको भी बोला करते थे कि तुम भी कर लो, वहां पूना में हम थे। इनफैक्ट हमारे नाम से शायद उन्होंने एक ज्वाइनिंग भी करा दी थी, किट कब खरीदा जाता था। तो हमें तो पता भी नहीं था उस किट में क्या था, क्योंकि ना हमने पैसे लगाए थे ना हमने उस किट को देखा था कभी। तो 2-3 साल बीत गए, तब मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि वो लोग आजकल एमबी बिजनेस कर नहीं रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी क्या हुआ तुम लोग, तो वो जो बिजनेस कर रहे थे उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा अरे वो हमने अब नहीं करते, छोड़ दिया है। वो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने भी छोड़ दिया, उनके भी सीनियर ने छोड़ दिया। तो हुआ क्या, अब आप सोचो मेरे दिमाग पे क्या छाप पड़ी। मेरे दिमाग पे ये छाप पड़ी थी कि यार इतने पढ़े लिखे लोग और इनके सीनियर भी डॉक्टर थे, उनके सीनियर भी डॉक्टर थे, इतने पढ़े लिखे लोग 2-3 साल इस बिजनेस को करके छोड़ दिए। इनसे नहीं चला तो हमसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम तो सही बात कभी है। बिजनेस के फेवर में ही नहीं थे। और कभी जैसे पूना में जब जॉब कर रहे थे, कोई अप्रोच भी करता था तो हम दूर से नमस्ते कर देते थे कि भैया हमको इन चीजों से दूर रखो, हम अपने घर में देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा अपना रिएक्शन था। फिर जब मैं पूना से लखनऊ आया वापस 2008 में, तो मेरी श्याम सर से मुलाकात हुई और श्याम सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बिजनेस तब शुरू किया था। और मुझे बिजनेस अभी भी नहीं करना था, क्योंकि मेरे दिमाग में छाप पड़ी थी कि भैया मेरे क्वालिफाइड दीदी और जीजा जी नहीं कर पाए, उनके साथ के डॉक्टर्स नहीं कर पाए, तो ये बिजनेस कहाँ चलेगा। हम यही सोच रहे थे कि ठीक है श्याम भाई ने शुरू किया है तो कुछ दिन बाद ये भी खुश हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। और इसी चक्कर में हमने कभी उनके साथ ज्वाइन भी नहीं किया। लेकिन समय बीतता चला गया, समय बीतता गया, हम उनसे सामान खरीदते रहे, सामान अच्छे लगते थे हमको, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो गाड़ी का शैम्पू और वो पॉलिश हो, तो सामान हमें कुछ बहुत अच्छे लगते थे। और कई लोगों, इनफैक्ट चारू एक बार तबीयत इनकी खराब थी, इनका आयरन बहुत कम था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, तो मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था कोई तुम्हारा एमबे वाला हो तो उससे आयरन ले लेना एमबे का। तो मेरी सिस्टर ने जब बोला तो हमने तुरंत श्याम भाई को फोन किया कि हमको एक आयरन चाहिए। और मेरे पास आज तक वो रिपोर्ट रखी है कि आयरन की टैबलेट 45 दिन चारू ने खाई होगी और 8.5 का हीमोग्लोबिन 13.5 पहुंच गया, सिर्फ 45 दिन के अंदर, सुबह शाम खाने में। तो मुझे ये मालूम था प्रोडक्ट तो गजब के हैं। खैर श्याम भाई अपना बिजनेस करते रहे और कुछ साल बीते और मैंने उनकी तरक्की देखी। तरक्की लखनऊ में ही देखी कि उनके पास अब मोटी इनकम आती है, विदेश यात्रा करते हैं। तब मैंने सोचा कि यार लगता है दीदी जीजा जी कुछ गड़बड़ करते होंगे, क्योंकि उनका नहीं चला लेकिन श्याम भाई के चल गया। तो यहाँ तो कुछ चीज है। फिर मैंने श्याम सर को घर बुलाया, पूछा कि आप करते क्या है, आप कैसे करते हैं। फिर मैंने दीदी जीजा से क्रॉस चेक किया, तो पता लगा दीदी जीजा जी ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, दीदी जीजा जी किसी मीटिंग के साथ कनेक्टेड नहीं थे, दीदी जीजा जी के जो अपलाइन लोग थे वो भी कहीं कनेक्टेड नहीं थे, कोई छोटा मोटा सिस्टम था। तो मैं एक बात समझ पाया कि सिस्टम का बड़ा फर्क है कि एक कोचिंग में हर व्यक्ति पास होकर आईआईटी में चला जा रहा है और एक कोचिंग में 100 साल में एक सिलेक्शन होता है।
तो बच्चों की गड़बड़ी नहीं है, कोचिंग के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो मैं इतना समझ गया कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो अपना कोच और अपना कोचिंग का सिस्टम वो अच्छे से चुनिए, बिजनेस तो चलता है। लखनऊ में ही मैंने चलते देखा, तब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि यार ये बिजनेस चलता है अगर सही तरीके से किया जाए, सही लोगों के साथ किया जाए। तो पुरानी छाप हटाई, नई छाप लगाई और अब मेरा भी बिजनेस चलता है। थैंक यू। सर बात तो सही है, अब बिजनेस तो चलता है क्योंकि ये 2010 में सबसे पहले मुझे दिखाया गया था और मैं जस्ट मीटिंग से ये कह के बाहर रहा था घर में कुछ इमरजेंसी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। एक लास्ट सवाल है क्योंकि समय का थोड़ा कंसर्न है, और एक लास्ट सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँ भाई, यहाँ पर आया हुआ था कि चलिए बिजनेस तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी आता है, हर चीज मिलती भी है, लेकिन मुझे लगता है मेरे टाइप का नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन से मैं अपने आप को रिलेट कर पाया जब मैंने पहली बार सोचा था कि मेरे टाइप का नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, कोई होता कोई डॉक्टर हो या कोई एक्सप्लोर हो, ठीक है, मेरे टाइप का नहीं है, ये सब हमसे ना हो पाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, लोग पूछते हैं, तो क्या किया बढ़िया। जाए? पवन, आपके सवाल से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो ये एक्सेप्ट करता है कि एमबे एक अच्छा बिजनेस है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, पर उसका टाइप इस तरह के बिजनेस को मेल नहीं खाता। ठीक है, कि सब एग्जैक्टली। कुछ जैसे मान लीजिए कोई, अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा, को मुझसे कहे कि उत्तम जी एक बहुत बढ़िया काम है, उसमें स्टेज पे जाके डांस करना होगा और आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तो मेरे मन में यही आएगा कि भैया अच्छा काम होगा, सब कुछ बढ़िया है, पर हमें डांस नहीं आता, हम डांस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हमें वो काम चाहिए ही नहीं। इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ, मैं व्यक्तिगत आंसर दूंगा। और ये बड़ा पर्सनल है, आप देखिए अपने लोग हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं जब पूना में अपनी पहली जॉब से वापस आया था तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए वापस आया, क्योंकि मेरे मन में था कि एक बार ISPCS इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये एक अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैंने PCS के लिए एग्जाम भरा, पहले ही अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया और मैं इंटरव्यू में बैठा था। और PCS के इंटरव्यू में मैं बैठा हुआ हूँ, सामने पूरा पैनल बैठा है, 5-6 लोग बैठे हैं, अब तो शक्ल याद नहीं, तब तो सब मुझे दानव लग रहे थे, ठीक है, खैर वो क्या कहते हैं, 5-6 लोग बैठे और मुझसे कह लगे हाँ उत्तम जी अपने बारे में कुछ बताइए। सवाल तो उनका बड़ा सिंपल सा था, लेकिन हमें बोलना बिल्कुल नहीं आता था, और बोलने से, पब्लिक स्पीकिंग से इतना ज्यादा डर लगता था कि मैं क्या बताऊं। और मेरा दिल जो ऐसे धक 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 कर रहा था, लगता फट फट जाएगा, और मैं डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाया, मैं अपना नाम तक नहीं बोल पाया। यहाँ तक कि जो पैनल बैठा था वो आपस में डिस्कस करने लगे, जरा चेक करिए कैंडिडेट कहीं गूंगा तो नहीं है, मतलब जैसे नहीं कोई डिसेबल्ड वाले का इंटरव्यू तो नहीं ले रहे हैं। और मैं मन ही मन रो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपना नाम क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे गला किसी ने पकड़ लिया। और मैं उस इंटरव्यू से बाहर निकला, मैंने किसी से बात नहीं कही, और मैंने अपने मन में कसम खाई, आगे से कोई इंटरव्यू वाला काम नहीं करूंगा, ठीक। और मैंने तुरंत देखा कि कोई रिटर्न एग्जाम वाला कोई चीज हो, वहां जाते, जहाँ रिटर्न, क्योंकि रिटर्न क्लियर करना मेरे लिए बड़ा आसान काम था, ठीक। तो आप सोचो, आज मैं बोल के कमाता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं इन 20 सालों में कुछ ऐसा हुआ होगा जब मेरी वो बोलने की झिझक खुल गई, और मैं आज इस बिजनेस में बोल बोल के, मेरी तो कमाई भी, मैं प्रोफेसर हूँ तो बोल के ही तो कमाता हूँ, ठीक है, ट्रेनर हूँ तो बोल के ही तो कमाता हूँ। तो आप सोचो कहाँ से शुरू किया था। तो अगर मैं आज से 20 साल पहले वाले उत्तम को देखूं, तो मैं कह सकता था ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों से मिलना है, बातें करनी है, बोलना है, मेरे टाइप का तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। पर बदलाव कैसे आया? बदलाव ऐसे आया कि मेरी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी जहाँ पे मैं काम करता था, वहां पे हर फ्राइडे को एक चलन था कि फ्राइडे सेकेंड हाफ में लंच के बाद, जो भी करीब 30 लोग थे हमारी कंपनी में, और सब लोगों में से किसी एक को उस दिन कुछ प्रेजेंटेशन देनी होती थी। अब हमने कहा यहाँ तो फंस गए, अब यहाँ इस नौकरी को कंटिन्यू, नौकरी अच्छी थी, US की कंपनी थी, तो नौकरी तो करनी थी। हमने कहा इस बार हमारा नंबर है, हम क्या बोलेंगे। तो अच्छा, वहां पे कोई लिमिट नहीं थी कि आपको क्या बोलना है। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने अपना जो पहला लेक्चर कंपनी में लिया वो C++ लैंग्वेज के ऊपर लिया, क्योंकि मुझे C++ बहुत अच्छी आती थी। तो मैंने C++ पे करीब आधा पौन घंटा बोला, और मैं भूल गया कि मुझे बोलना से डर लगता है। तो जब मैंने एक बार पूरा बोला तो ऐसी तालियां बजी कि लोग इतना खुश थे कि कितना अच्छा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए।
तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मैं बोल सकता हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैं खुद से नॉमिनेट करता था अपने आप को, मैं फिर से एक टॉपिक लूंगा। तो पहला 3-4 फ्राइडे बाद मैं फिर से आ गया, फिर 3-4 फ्राइडे बाद मैं फिर से आ गया। तो एक समय ऐसा आया जब हमारे कंपनी के एमडी कहते थे, नहीं उत्तम जी अब आप इस बार आप मत आइए, आप अक्सर आते हैं, अभी तो आप आए थे। तो वो मुझे रोकते थे कि अब आप मत आइए। तो मैंने अपना टाइप चेंज किया। क्यों टाइप चेंज किया? क्योंकि मुझे यहाँ फायदे दिखे। अगर मैं टाइप चेंज नहीं करता, वो नौकरी भी मेरी जाती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको अपने टाइप से मत डिसीजन लीजिए, आप इसके रिवॉर्ड से अपने डिसीजन लीजिए। अगर इस बिजनेस के रिवॉर्ड आपको चाहिए, अगर आपको मोटी इनकम, परमानेंट इनकम, पत्नी के लिए बहुत सारा सम्मान, अपने लिए सम्मान, देश विदेश की यात्राएं, बच्चों के लिए फ्यूचर, माँ बाप के लिए सिक्योरिटी, ये सब कुछ आपको चाहिए तो अपना टाइप चेंज करें। और यहाँ सिस्टम है आपके टाइप को चेंज करने में मदद करने के लिए, इसीलिए तो एम्बे फेमस है। तो अपना टाइप चेंज करिए और सब कुछ आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट्स इट फ्रॉम माय बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब कि मैं तो ये समझ पाया कि शायद अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और आपको ऐसी चीज करनी है जो आपको नहीं आती और आपकी मनमाही सैलरी मिल रही है, तो आप ये बताओ जॉब ज्वाइन करोगे या रिजाइन बोल दो हमें ये नहीं आता, हम जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल तो ज्वाइन बस करेंगे। यही चीज, हाँ, मतलब बदलाव सिर्फ हमें चाहिए, अपने आप में बदलाव चाहिए। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा रहा। तो आज जितने लोग नए लोग आए हैं यहाँ पर या नए जल्दी ज्वाइन किया है, उनसे एक ही सजेशन है कि जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठें और आगे की जानकारी लें और कैसे इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तुरंत डिसीजन लें। ठीक है, इसी के साथ इस मीटिंग को यहाँ पर ओवर करते हैं। थैंक यू।